फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर का एनसीईआरटी क्लास 6 का। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या हम लोग को पढ़ने को कहा जा रहा है। व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेड टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर। इसका जो टॉपिक है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। टॉपिक इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग डैट की किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने ट्रेड से टेरिटरी को कंट्रोल किया है, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं। औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल रूलर। ये ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब कौन सा रूलर है, लास्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। He establishes control over a very large territory that is now known as India। तो समवेयर जो आज हम लोग इंडिया देख रहे हैं, उस पूरे टेरिटरी को वो रूल कर रहा था। एंड आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर्स, सूबेदार एंड बिग जमींदार्स began asserting their authority and establishing regional kingdom। एक किंग, क्योंकि उसके बाद जो है, मरने के बाद कोई वैसा पावरफुल रूलर नहीं आया जो कि उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता था। सो जो भी पावरफुल ज़मींदार वगैरह थे वो छोटे छोटे किंगडम में बट गए। एंड दिल्ली उस टाइप से फंक्शन नहीं कर रहा था एज इफेक्टिव सेंटर ऑफ द कैपिटल, जिस तरीके से व्हेन अ पावरफुल रूलर वाज डूइंग दिस, एक मोनार्क कर रहा था, जिस तरीके से औरंगजेब ने कैप्चर कर रखा था। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव पावर, इफेक्टिव सेंटर। तो इससे क्या दर्शाता है? इससे दर्शाता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, मुग़ल एम्पायर भी कहीं ना कहीं विभाजित हो गया। और जिस तरीके से पावर सेंटर था दिल्ली, उस तरीके से नहीं रहा, बिकॉज छोटे छोटे जो रियासतें थी, छोटे छोटे जो सूबेदार थे, वो इंडिपेंडेंट हो गए। By the second half of the 18th century, however, a new power was emerging on political origin, that was the British। ये क्या कहना चाह रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, that means 1750। 1750 में नया पावर इमर्ज हो रहा था on political structure of our nation, and that was Britishers। Did you know that Britishers originally came as a small trading company and were reluctant to acquire territories। तो ये चीज़ हम लोगों को पता रहना चाहिए। और इसी चीज़ से हमें रियलाइजेशन होता है कि देखिए किस तरीके से वो इंडिया में आकर के हमारे ऊपर ही वो रूल करने लगे। Here is a figure which is showing that औरंगजेब बहादुर शाह जफर and his sons being arrested by Captain Hudson। ये प्रीलिम्स का फैक्ट है, काइंडली याद रखिएगा कि हु अरेस्टेड बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स। तो ये कैप्टन हडसन था। आफ्टर औरंगजेब वाज नो पावरफुल मुगल रूलर, बट मुगल एम्पायर कंटिन्यू टू बी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो इतने सालों से राज किए थे। तो वो कहीं ना कहीं भले उस तरीके से पावर नहीं था, बट एट द सेम टाइम दे वर सिंबल ऑफ द पावर। इन फैक्ट व्हेन a massive rebellion against British rule broke out in 1857, Bahadur Shah Zafar, the Mughal emperor at the time, was seen as natural leader। Once the revolt was put down by the company, Bahadur Shah Zafar forced to leave the kingdom, and his sons were shot in cold blood। इनके जो बच्चे हैं उनको भी मार दिया जाता है और इनको बर्मा में भेज दिया जाता है। अगर आप हिस्ट्री को पढ़े होंगे तो 1857 में our people have naturally accepted him as the leader, क्योंकि ये मुग़ल के वंशज थे और मुग़ल को रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा था एज एन एम्पायर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब देखते हैं ये कहने का मतलब क्या है कि जो यूरोपियंस है वो ईस्ट साइड आ रहे हैं, एंड दैट इज़ इन इंडिया। इन 1600 सेंचुरी द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ I। अब 1600 सेंचुरी में कौन वहाँ पर रूलर थे इंग्लैंड में? तो क्वीन एलिजाबेथ I, ग्रांटिंग इट्स सोल राइट टू ट्रेड विथ ईस्ट। दिस meant that no other trading group in England could compete with the East India Company।
इनका एक और भी सेंस था कि जब उनको चार्टर मिल गया तो कोई अदर कंपनी जो है इंग्लैंड से वो नहीं आकर के वो कर सकती थी, जिससे कि वह कंपटीशन नहीं रहेगा एंड सोल पावर विल बी विथ मोनोपोली ऑफ दिस कंपनी कुड बी इन ट्रेडिंग इन इंडिया कुड बी हैपन। इसका एक पर्पस था। दिस मीन डेट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन England could compete with the East India Company. With this charter, the company could venture across the oceans looking for new lands from which it could buy goods at cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices. इसका मोटिव क्या था इस शिप का? टू डू मर्केंटाइल लाइन्स, मतलब इनको प्रॉफिट कमाना था एंड दे वर वर्किंग एज ए ट्रेडिंग कंपनी। द कंपनी did not have to fear the competition from the other English trading companies. कंपनी को बिकॉज दिस वाज ऑल्सो इंडिकेटिंग डैट कि ये कंपनी जो है कहीं ना कहीं जो एम्पायर था उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, और उसको ये फियर नहीं था कि कोई उसी देश से, डैट मीन्स इंग्लैंड से ही या ब्रिटेन से ही कोई दूसरा सी कंपनी आकर के ट्रेड करेगी इस एरिया में। मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear. इसका मतलब ये है कि ये लोग सस्ते दाम पर ख़रीद करके यूरोप के मार्केट में महंगे दाम पर बेचते थे। मर्केंटाइल का मतलब क्या होता है? अ बिजनेस enterprise that makes profit primarily through trade, buying goods cheap and selling them at higher prices. That means totally the idea of profit is going on. इनका पर्पस ही यही था, पैसे कमाना। The Royal Charter, however, could not prevent other European powers from entering the eastern markets. ये कहने का मतलब क्या है कि ये रॉयल चार्टर तो सिर्फ ब्रिटेन के लिए था, बट अदर यूरोपियन कंट्रीज और ऑल्सो वेरी मच एडवांस इन ट्रेडिंग। तो आप अदर दूसरे नेशंस को तो रोक नहीं सकते इन एक्सप्लोरिंग द ईस्ट। By the time the first English ships sailed down to the west coast of Africa around the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India. सबसे पहले हमारे यहाँ पर कौन आए हैं? पोर्टुगीज़, उसके बाद डच, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद फ्रेंच। इस तरीके से इनका एक क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी को याद रखिएगा क्योंकि उस क्रोनोलॉजी जो है आपको उसमें पूछता है PDE ये आपको प्रीलिम्स में पूछता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनफैक्ट इट वाज वास्को ड गामा ऑफ द पोर्टुगीज एक्सप्लोरर who had discovered this sea route to India in 1498। ये जो फैक्चुअल आपको मिल रहा है फैक्ट्स, इसको याद रखिएगा बिकॉज ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है PCS लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस में। बाय द अर्ली 17th century, that means 1600 में the Dutch too were exploring the possibilities of trade in Indian Ocean. Soon the French traders arrived to the scene. डच भी है, फ्रेंच भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। The problems was that all the companies were interested in buying the same materials. ये क्या है? कहीं ना कहीं जो पूरा यूरोपियन कंट्रीज वर हैविंग द डिमांड ऑफ द सेम मटेरियल। जब डिमांड ज़्यादा है तो डेफिनेटली द प्राइसेस विल बी अप। सप्लाई तो हमें डायरेक्टली वैसे बढ़ तो नहीं जाएगा, बट एट द सेम टाइम जो प्राइस है डेफिनेटली बढ़ जाएगा। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ वो कौन कौन से मटेरियल है तो ये याद रखिएगा बिकॉज दिस विल कम इन द प्रीलिम्स। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। किस चीज़ का? तो सिल्क का, कॉटन का। इंडियन जो कॉटन का था उसका बहुत बड़ा मार्केट था। कहाँ पे? आपको यूरोपियन नेशंस में। पेपर, क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमम टू वर हैविंग द ग्रेट डिमांड। डैट मीन्स जो हमारे यहाँ के पदार्थ थे मसाला का, वो भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में थे। कहाँ पर? ब्रिटिशर्स में। कंपटीशन अमंग्स द यूरोपियन कंपनीज इनएविटेबली पुश्ड अप द प्राइसेस ऑफ, देखिए प्राइसेस ऑफ दिस गुड्स। जब डेफिनेटली सेम चीज़ का डिमांड ज़्यादा रहेगा तो प्राइसेस अप जाएंगे, और जो क्वालिटी था हमारे प्रोडक्ट्स का डैट वाज वेरी हाई बिकॉज ऑफ विच यूरोपियंस वर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस प्रोडक्ट्स ऑफ इंडियन नेशन। The only way the trading companies could flourish was eliminating the rival competitors
अब इसको फ्लरिश करने का क्या था कि राइवल कंपटीटर्स को हटाओ, तो उसके लिए फिर डिफरेंट काइंड ऑफ वो टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स, देयरफॉर दे लेड द फियर्स बैटल्स बिटवीन ट्रेडिंग कंपनीज। इसकी वजह से क्या होता है, कंपनीज में ही आपस में बैटल होना शुरू कर देता है। तो थ्रू द 17th एंड 18th सेंचुरी दे रेगुलरली सैंक ईच अदर्स शिप। अब ये इसमें ये क्या कर रहे थे, एक दूसरे के शिप को डुबो देते थे इन द मिड ऑफ द ओशन, और इस टाइप के फाइट इनकी चलने लगी। blockades routes and prevented rivals ships from moving to the supplies, and goods and trades carried with arms and trading ports were protected through fortification। ये क्या कहना चाह रहे थे कि टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी, वो लोग क्या कर रहे थे, जहाँ पर इनका वेयर हाउस वगैरह था तो उसको फोर्टिफाई कर देते थे, मतलब चारों तरफ से घेर देते थे। बट एंड एट द सेम टाइम जब वो शिप चलती थी तो कुछ सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड पर्सनल्स भी रखते थे, ताकि कोई बीच में कोई इधर उधर ना करे। जिस तरीके से आज के रूप में पायरेट्स वगैरह होते हैं, सोमालिया से जब गुजरते हैं तो बहुत सारे पायरेट्स इस टाइप के हरकत होते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई सेटलमेंट्स एंड कैरी द ऑन प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑल्सो लेड टू द इंटेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स विथ लोकल रूलर्स। अब इनका जो ये फोर्टिफिकेशन है तो डेफिनेटली जो लोकल रूलर है उनके साथ भी कन्फ्लिक्ट होगा, बिकॉज समवेयर दे वर इंक्रोचिंग द पावर द सोवरेनिटी ऑफ द लोकल रूलर। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर उनको ये समझ में आ रहा था कि समवेयर टू एस्केप आउट फ्रॉम दिस लोकल रूलर्स, इनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं सीन बना, जिसकी वजह से दे स्टार्टेड टेकिंग पार्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द लोकल स्टेट्स ऑल्सो और कोस्टल स्टेट्स। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। ये कहाँ से, बंगाल में पहले बारे ट्रेड शुरू करते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप इन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1665। ये क्यों हुगली में ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पर सी पोर्ट है, आराम से अपने प्रोडक्ट्स को सी के सहारे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने देश में ले जा सकते हैं। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स known that at that time as factors operated। जो इनके पास बेस था, जो अभी ये लोग फोर्टिफाई करके हुगली रिवर पर बना रहे हैं, उसको फैक्टर्स ऑपरेटेड बोल रहे हैं। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर द गुड्स एक्सपोर्टेड वर stored and it had offices where company officials sat। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये लोग वेयर हाउस रखते थे जहाँ पर जो ऑफिशियल्स थे ट्रेडिंग के वो बैठते थे, एंड एट द सेम टाइम स्टोर हाउस था, जो भी सामान भेजना रहता था उसको स्टोर करके रखते थे। एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। ये क्या कहना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं इसको जो ट्रेड बढ़ रहा है तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को जो फैक्ट्री बना हुआ है उसके नियर बाई एरियाज़ में उनको रहने के लिए ये कहीं ना कहीं राज़ी कर लेते हैं। By 1696 it began building the port around the settlements. 2 years later it bribed Mughal officials into giving the company जमींदारी rights over 3 villages। कहीं ना कहीं ब्राइबरी की भी चीज़ें जो इंग्लिश पर्सन से शुरू करते हैं, और मुग़ल ऑफिशियल्स जो रहते हैं जिनके साथ कॉर्डियल काम करने के लिए कंपनी की ज़मींदारी राइट्स और 3 विलेज का ज़मींदारी राइट्स दे देते हैं कंपनी को। वन ऑफ दिस वाज कलकत्ता, which later grew into a city of Calcutta as known today। It also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a farman granting the company a right to trade duty free। ये देखें इंपॉर्टेंट क्रंच है जो आपको समझना पड़ेगा। इन्होंने क्या औरंगजेब को राज़ी कर लिया ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए। डैट मीन्स देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ये सबसे बड़ा चीज़ हुआ जो औरंगजेब ने गलती किया। दिस वॉज अ रॉन्ग डिसीजन। इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का छूट नहीं देना चाहिए था। बट एनीवेज ये काफ़ी ज़्यादा एक बिग ब्लॉट है कहीं ना कहीं, जो इंडियन नेशन के लिए आगे खतरनाक हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली टू प्रेस मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। Aurangzeb Farman, for instance, had granted only company
to the right to do trade free. But officials of the company who were carrying on private trade on the side were expected to pay duty. This they refused to pay, causing the enormous loss of revenue to Bengal. औरंगजेब ने कहीं ना कहीं तो कंपनी को दिया था ये राइट, बट एट द सेम टाइम यूरोपियंस वर इंडिविजुअली ऑल्सो, मतलब कि कहीं ना कहीं लिप्त थे ये बिजनेस करने में, जिससे कि उनको पर्सनली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता था, लेकिन वो पे करने को रेडी नहीं थे। इट वाज वेरी टफ टू आइडेंटिफाई ऑल सच थिंग्स, जो करप्शन था। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि बंगाल वाज फेसिंग सो मच ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, क्योंकि उनको इनकम नहीं आ रहा था। जब टैक्स ही नहीं लगेगा तो पर्सनली किसी तरीके से वो छुपा करके पास कर जा रहे थे। इसका बेनिफिट किसको मिल रहा था, यूरोपियंस को मिल रहा था। इसमें लॉस किसको हो रहा था, इंडियन जो प्रांत थे उनको हो रहा था। जैसे बंगाल में ट्रेड हो रहा था तो बंगाल को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। फरमान का मतलब क्या है, रॉयल एडिक्ट और रॉयल ऑर्डर गिवन बाय होम द किंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ कुड नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खान नॉट प्रोटेस्ट। अब इस चीज़ का एक मतलब कि यहाँ पे क्वेरीज है कि अगर इस टाइप की घटना घट रहा है तो कैसे वहाँ के जो नवाब थे मुर्शिद कुली खान, क्या ऐसे ही हाथ में हाथ धरे बड़े बैठे रहेंगे। लेट्स सी, आगे हम लोग देखते हैं। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल्स। अब ये ट्रेड बैटल्स की तरफ क्यों मूव कर रहा था, बिकॉज देर वाज समवेयर एट्रोसिटीज बाय द कंपनीज एंड एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि दे वर एंटरिंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ द रूरल एरियाज, मतलब लोकल पॉलिटिक्स में ये घुसना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इनके साथ ट्रेड भी होना शुरू होता है। थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ द बंगाल इंटेंसिफाइड। कभी इंटेंसिफाई होता है अर्ली 18th century में, मतलब 1700 में। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, Bengal Nawabs asserted their powers and autonomy as other regional powers were doing at that time. Murshid Quli Khan was followed by Alwardi Khan and then Sirajuddaulah as Nawab of the Bengal. ये एक फैक्चुअल वो है, इसको आप याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन आते हैं, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला। ये एक ट्रेंड है, इसको याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। द रिफ्यूज़ टू ग्रांट द कंपनी कंसेशंस। उन लोगों ने क्या किया, वो रिफ्यूज़ कर दिए ग्रांट देने के लिए कंपनी को छूट किसी भी टाइप का। तो फिर आगे क्या होता है, आगे हम लोग देखते हैं। एंड एक स्टॉप, इतना ही नहीं, उन्होंने डिनाई कर दिया एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम फोर्टिफिकेशन, अक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसीट। They claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab. ये कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ गए थे, जो भी गलतियाँ थी उनको उनके समझ रख करके उनके राइट्स को छीन लिया गया कि आप कहीं ना कहीं नियम के अगेंस्ट जा रहे हैं। It was refusing to pay taxes, writing disrespectful letter and trying to humiliate the power, humiliate the Nawab and his officials. The company on its part declared that unjust demands of the local officials were ruining the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed. तो ट्रेड का फ्लरिश होगा जब ड्यूटी रिमूव किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ये लोग किसी तरीके से स्कैप कर जाते थे। इट वाज ऑल्सो convinced that to expand the trade it had to enlarge its settlement, buy up villages and rebuild its forts. The conflict led to the confrontations and finally culminated the famous battle of Plassey. तो ये चीज़ ये लोग ये सोच रहे थे कि और फ्लरिश करने के लिए हम विलेज वगैरह को ख़रीदेंगे, अपना जो फोर्टिफिकेशन है उसको और एक्सपेंड करेंगे। बट यहाँ पर जो कंटेंसेस है बिटवीन दिस Indian rulers and at the same time Britishers, company representatives and other merchants, वो कहीं ना कहीं बैटल ऑफ प्लासी को जन्म देता है। पपेट्स का मतलब क्या होता है, लिटरली टॉय डेट यू कैन मूव विथ योर स्ट्रिंग्स। द टर्म्स इज यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू रिफर टू अ पर्सन हु इज़ कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। हम लोग कहते हैं ना, अरे उसका पपेट है,
डैट मीन्स कि वो जैसे चाहता है वैसे किसको चलाता है, उसके अनुसार होता है। अब हम लोग देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी को, ये किस तरीके से ये होता है। प्लासी एक्चुअली है कहाँ पर, तो ये बंगाल में एक रीजन है, और उसका नाम किस तरीके से पड़ा तो हम लोग ये देख रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्लासी कैसे नाम पाया। प्लासी इज़ एन एंजेलिसाइज्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्लासी एंड द प्लेस डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ प्लास ट्री। प्लास का ट्री आपने सुना होगा गाँव में जनरली, known for its beautiful red flowers and yield गुलाल द पाउडर यूज्ड इन। अच्छा, गुलाल जो है, जो ये रंग है, वो उसी प्लास के उससे ट्री से आता है। व्हेन अलवर्दी खान डाइड इन 1756 सिराजुद्दौला बिकम द नवाब। अलवर्दी खान कब मर रहे हैं तो 1756 में। आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि ठीक 99 साल पहले, 99 साल बाद 1857 होता है। तो अलवर्दी खान का मरते ही सिराजुद्दौला बिकम्स द नवाब ऑफ द बंगाल। द कंपनी वॉज वरीड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन ए पपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेज। उन ब्रिटिशर्स किस लिए चिंतित हैं, उनको चाहिए था कि कोई उनका रूलर ऐसा है जो पपेट रहे उनका, बट इट वाज नॉट द थिंग एट द टाइम, सो इट ट्राइड थ्रू द विदाउट सक्सेस टू हेल्प सिराजुद्दौला's राइवल्स टू बिकम नवाब। अब इसमें क्या है, ये सिचुएशन वो कर रहे हैं, इनकी राजनीति शुरू हो गई। अब जो सिराजुद्दौला के अगेंस्ट था, उस नवाब को ये हेल्प प्रोवाइड करना चाहते हैं ताकि सिराजुद्दौला हट जाए और फिर हम अगले राजा को पपेट की तरह इस्तेमाल करें। एंड इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप meddling in the politics affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues। क्लियर कट डायरेक्शन था कि भैया यहाँ के पॉलिटिक्स में मत वो पार्टिसिपेट करो, और ये फोर्टिफिकेशन बंद करो, और पॉलिटिकल अफेयर्स में भी मत इंटरफेयर करो। आफ्टर ए नेगोशिएशन फेल्ड, नवाब मार्च्ड विथ 30,000 soldiers to the English factory at Kasim Bazaar, captured company officials, locked the warehouses, disarmed all Englishmen and blockaded English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company's port there। अब ये देखिए कंटेंशन शुरू हो जाता है लड़ाई का, कि किस तरीके से ये सिराजुद्दौला जो है एकदम ब्रेक लगाने की कोशिश करता है फैक्ट्री एंड कसीम बाज़ार अदर लोकेशंस पे, और ये इनको ये रिपरकशंस देंगे। देखिए किस तरीके से देते हैं। वन हियरिंग न्यूज़ द कॉल ऑफ कलकत्ता कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ से कौन जा रहा है, रॉबर्ट क्लाइव जा रहे हैं। रीइंफोर्स्ड बाय नोबल फ्लीट्स, प्रोलॉन्ग नेगोशिएशन विद नवाब फॉलोड। नेगोशिएशंस भी चल रहा है इधर से, इन लोगों ने वो भी चल दिया है। दे आर वेरी क्रूक, देखिए कितना क्रूक होते हैं ये लोग। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड टू द कंपनी आर्मीज अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। One of the main reasons for the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of the Sirajuddaulah commanders, never fought the battle. They were not experienced at all. Indians were not that much experienced at all. Clive managed to secure his support by promising to make him Nawab after crushing Sirajuddaulah. The Battle of Plassey become famous because it was the first major victory of company owned in India। तो ये एक आप इम्पॉर्टेंट समझिए कि समझे कहीं ना कहीं ये चीज़ भी शो कर रहा था कि ये युद्ध उनको एम्पावर कर रहा था कि हम लोग अब यहाँ पर जीत सकते हैं। साइकोलॉजिकली दे वर बिकमिंग वेरी मच पावरफुल इन दिस सेंस। और ये एक पहला बैटल था जिस पर इनको जीत मिल गया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। द प्रॉमिस ऑफ द रिचेस द टेरिटरी एम्बिशन ambitious of the territory ambitions of the mercantile East India Company were viewed with distrust and doubt in England. After the Battle of Plassey, Robert Clive wrote to William Pitt, one of the principal secretary of the estate of English monarch, on 1759 in Kolkata, but so large sovereignty may possibly be an object too extensive for the mercantile company। वो अपनी साथ पॉलिसी को वो करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो
अपना किंगडम है उसको बनाए रखने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा. लेटर टू माई सेल्फ, देर विल बी अ little or no difficulty in obtaining the obsolete possession of the riches of this rich kingdom. Now leave to leave you to judge whether an income yearly of 2 millions sterling with possession of 3 provinces to be object of deserving the public attention. तो ये किस तरीके से वो बेनिफिट कमा रहे थे और 3 विलेज से उसकी चर्चा कर रहे हैं. हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे फिर क्या होता है. After the defeat of Plassey, Sirajuddaulah was assassinated and Mir Jafar made the Nawab. Mir Jafar को नवाब बना दिया जाता है. The company was still unwilling to take over the responsibility of administration. कंपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का अभी भी वो नहीं लेना चाहता है दायित्व. बट इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, क्योंकि उस समय इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या दिख रहा था, ट्रेड. इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कंक्वेस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ द लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट द प्रिविलेजेस, देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली. ये बड़ी क्लेवरली खेलना चाहते थे. ये सिर्फ सोचते थे कि हमको बेनिफिट कैसे मिलते रहे, और ये समझ रहे थे कि इसके लिए लोकल लीडर्स का हेल्प बहुत ज़रूरी है. तो वो इस तरीके के गेम्स जो है वो खेल रहे हैं. आगे हम लोग देखते हैं. सून द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज रैदर डिफ़िकल्ट और इवन द पपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज हेल्पफुल टू द कंपनी वांटेड. अब इनको हालत ख़राब हो रही है कि इवन अगर हम पपेट बना भी लेते हैं तो जैसे कंपनी चाहेगी वैसे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी. तो अब ये सोच रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए. what could the company do. अब कंपनी आगे क्या कर रही है देखते हैं. When Mir Jafar protested, the company deposed him and installed Mir Qasim at his place. अब जो थोड़ा भी इधर उधर कंपनी के जा रहे हैं उनको हटा करके दूसरे को बना दिया जा रहा है. मिर जाफ़र से देखिए फिर मिर कासिम को रिप्लेस किया जाता है. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in the battle of the Buxar and driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. तो देखिए किस तरीके से ये हमेशा सोच रहे हैं कि पॉपेट रहे, हमें हेल्प करते रहे और हमारा जो ट्रेड है वो चलता रहे. द नवाब हैड टू पे रुपीज़ 5 lakhs पर मंथ. ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए आप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को जानिए. 5 लाख रुपीज़ पर मंथ देने की बात चल रही है. But the company wanted more money to finance its war. कंपनी को और पैसे की ज़रूरत पड़ रही थी और वो डिमांड कर रहे थे, क्योंकि समवेयर दे वर ऑल्सो फाइटिंग द वार्स एंड उनको जो इंडियन रूलर्स थे उनको बेवकूफ़ भी बना रहे थे. बाय द टाइम मिर जाफर डाइड इन 1765, द मोड ऑफ द कंपनी हैज़ चेंज्ड. हैविंग फेल्ड टू वर्क विद द पॉपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्व्स. अब देखिए ये खुद ही से सोच रहे हैं. ये स्टेटमेंट किसका है, क्लाइव का. किस समय की बात है, 1765 का. तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए, आप इस पर ध्यान रखेंगे कि किसने ये बोला था कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवरसेल्व्स. तो क्लाइव ने. अब ये यहाँ के इंटरनल पॉलिटिक्स में पूरी तरीके से घुस गए हैं. फाइनली द 1765 इन मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल. ये कह रहे हैं कि 1765 में मुगल एम्पायर अपॉइंटेड कंपनी एज दीवान. और ये देखिए कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ अपना मूव कर रहे हैं. द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द बंगाल. और ये कंपनी जो है कहाँ के, बंगाल के रेवेन्यू को इस्तेमाल कर रहा है, रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है. दिस सोल्ड द मेजर प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड. और आगे हम लोग बढ़ते हैं. but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. This was because at the time Britain had no goods to sell in India. The outflow of the gold from Britain slowed after the Battle of Plassey. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey.
वहाँ जब यहाँ के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से जो ब्रिटेन से गोल्ड इंडिया में आता था उसका वॉल्यूम कम गया. नाउ द रेवेन्यूज़ ऑफ इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस. अब जो रेवेन्यू ऑफ इंडिया है वो कंपनी के फाइनेंस को फुलफ़िल कर रहा है. मतलब देखिए किस तरीके से चीज़ों इन लोगों ने बदल दिया और अपने अनुकूल जो है सिचुएशन को बना लिया. दिस रेवेन्यूज could be used to purchase cotton, silk, टेक्सटाइल इन इंडिया एंड मेंटेन द कंपनी ट्रूप्स. देखिए आप यहीं के चीज़ों से अपनी चीज़ों को मेंटेन कर रहे हैं. कंपनी के वो बाकी को सारे को पैसे दे रहे हैं. कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब. कंपनी ऑफिशियल नवाब बन यहाँ पर बन गए. ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव अ विजन ऑफ लिविंग लाइक ए नवाब. अब यहाँ पर जो कंपनी ऑफिशियल थे एक राजा के रूप में अपने आप को देख रहे हैं और रह रहे हैं. आफ्टर द बैटल ऑफ द प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ द बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट्स टू कंपनी ऑफिशियल्स. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ असेम्ड अ मास्ट ऑफ वॉचिंग इन इंडिया. रॉबर्ट क्लाइव भी अपने आप को यहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी खड़ा करता है, बनाता है. अब हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो प्रीलिम्स के लिए स्पेशल है. तो ही हैड कम टू मद्रास फ्रॉम इंग्लैंड एट 1743. कब आया? 1743 में. इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है. एज कितना है? 18. कब इंडिया से जा रहा है? 1767 में. कितने साल रह गए? ऑलमोस्ट 23 साल. सोचिए इस इंडियन फॉर्च्यून वाज वर्थ कितना है आप देख लीजिए. 4 लाख के करीब यूरो समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा होगा. फिर उसके बाद इंटरेस्टिंगली व्हेन ही was appointed governor of the Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in the company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicion of his vast wealth, although he was acquitted, committed suicide in 1774. इतना ज़्यादा ये पैसे कमाया कि यूरोपियन खुद कंफ्यूज हो गए कि भाई कहाँ से इतना पैसे आ गए. जब उन्होंने चेक किया तो इनके पास खुद गलत तरीके से जिस पैसे इतने ज़्यादा इन्होंने कमाए थे और वो दोषी पाए गए और 1774 में अपने आप को सुसाइड कर लिए. जब हम लोग आगे देखते हैं कि आप इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि खुद से भी आपको पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा क्योंकि आपकी स्किल उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी. तो थोड़ी सी अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए जहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट नहीं है वो मैं थोड़ा छोड़ दूँगा आप लोगों के लिए. जहाँ वैसा इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को बता दूँगा. कंपनी रूल एक्सपेंड्स. अब देखिए कैसे कंपनी रूल एक्सपेंड हो रहा है. वहाँ पर हम लोग देख लिए थे 1764 वगैरह में प्लासी भी. 1764 में अभी बक्सर का युद्ध शुरू हो रहा है. उधर देखिए कि किस तरीके से प्लासी वाज द फर्स्ट मेजर victory over Indian continent of these Britishers. If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspect was the company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic and diplomatic methods to extend the influence of annexing the kingdom. ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ये लोगों ने डायरेक्ट कभी फाइट नहीं किया. इन्होंने इनडायरेक्टली सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करके चीज़ों को समझा एंड देन उस राज्य को छीना. और उसमें सॉफ्ट पावर क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक मैटर्स. अब आगे देख रहे हैं बक्सर का वार हो रहा है जो आपने बहुत बार सुना होगा. तो 1764 ईस्वी में होता है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स. उसके बाद समटाइम्स द कंपनी पोस्ट द स्टेट्स फॉर सब्सिडरी अलायंस. आपने ये भी पढ़ा होगा, वेल्सले ने ये इनिशिएट किया था. आगे हम लोग देखते हैं सब्सिडरी अलायंस के बारे में ही ये चर्चा कर रहा है कि फॉर एग्जांपल व्हेन रिचर्ड वेल्सले वाज गवर्नर इन 1798 to 1805 द नवाब ऑफ अवध वाज फोर्स्ड. आप इसके बारे में भी चर्चा किए गए कि ये फोर्स करके वो किए गए थे सब्सिडरी अलायंस के द्वारा भी नहीं. हैदराबाद वाज ऑल्सो फोर्स्ड टू सेट दैट इट्स टेरिटरी ऑन द सिमिलर ग्राउंड. तो हैदराबाद एंड अवध ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फॉर प्रीलिम्स है, आप इसको ध्यान में रखिएगा. आगे हम लोग बढ़ते हैं.
टीपू सुल्तान के बारे में देखते हैं। हमने नॉर्थ के बारे में, कलकत्ता के बारे में अभी देख रहे थे। अब टीपू सुल्तान मद्रास मैसूर आते हैं। मैसूर के पास देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दो जगह बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। आपने पढ़ा होगा कि रॉबर्ट क्लाइव यहाँ से प्लासी का जब वो सिचुएशन होता है तो यहाँ से अपना कहीं ना कहीं ट्रूप्स लेकर के वहाँ जाते हैं। तो देखते हैं साउथ का क्या सिचुएशन है। तो कंपनी रिसोर्टेड to direct military confrontation when it saw a threat of political and economic interest. इन्होंने डायरेक्ट कन्फ्रंट करने के लिए सोचा। दिस कैन बी illustrated with the case of southern Indian state of Mysore. Mysore had grown in strength under the leadership of powerful ruler like हैदर अली खान। हैदर अली कब हैं देख लीजिए, 1761 ईस्वी से लेकर के 1782 में। एंड हिज सन टीपू सुल्तान कब से 1782 से 1799 तक राज करते हैं, 17 साल। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मलाबार कोस्ट वेयर कंपनी परचेज्ड पेपर एंड कार्डमम। क्या खरीद रहा है यहाँ से? पेपर और कार्डमम। 1785 में क्या हो रहा है? टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पेपर, कार्डमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड डिसअलाउड द लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। क्यों? क्योंकि यहाँ के पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स में वो पर्सनली घुस रहे थे, जिससे कि कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो राजा की एक पावर है उसका हनन हो रहा है। द रिलेशनशिप विथ, और ये दूसरी साइड ब्रिटिशर्स से हट करके अपना रिलेशनशिप फ्रेंच के साथ वो कर रहे थे। एंड एट द सेम टाइम जो अपना आर्मी था इनको भी मॉडर्नाइज कर रहे थे। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस। They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant and dangerous ruler who had controlled and crushed. Who had to be, मतलब ये सोचते अंग्रेज सोच रहे हैं कि इनको कैसे हराया जाए, फिनिश किया जाए। 4 wars were fought in the मैसूर। मैसूर के साथ 4 बार किया जाता है। कब कब? 1767 से 69, 1780 से 84, 1790 से 92 और 1799। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। Only in the last battle of Srirangapatnam did the company ultimately gain the victory। जो लास्ट बैटल होता है श्रीरंगपट्टनम का 1799 में, उसी में क्लियर कट विक्ट्री मिलता है टीपू सुल्तान के ऊपर। किनका? कंपनी का। टीपू सुल्तान was killed defending his capital Srirangapatnam। Mysore was placed under the former ruling dynasty of Vodiyas and a subsidiary alliance was imposed in the state। वहाँ पर क्या हो गया? सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज कर दिया गया। द लीजेंड ऑफ द टीपू के बारे में पढ़ते हैं। द किंग वर ऑफन सराउंडेड बाय द लीजेंड्स एंड देयर पावर्स ग्लोरीफाइड थ्रू द होल ग्लोब। वही जिस तरीके से राजाओं की ज़िंदगी होती थी। टीपू सुल्तान को बिकेम द रूलर्स ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान कब होते हैं? 1782 में, और ये 1799 तक वो करते हैं। इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। आज भी इनका जाइएगा तो बहुत ज़्यादा प्रशस्ति है वहाँ पे। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा एक वार ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का भी सिचुएशन देख लेते हैं कि क्या है वहाँ पे। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी ऑल्सो साउथ टू कब द इवेंचुअली डिस्ट्रॉय द मराठा पावर। वो मराठा पावर को भी ख़त्म करना चाहते हैं। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 मराठाज ड्रीम ऑफ रूलिंग दिल्ली वाज शैटर्ड। 1761 का जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है उसमें मराठाज हार जाते हैं, जिससे ये कहीं ना कहीं लगता है कि सिचुएशन हाथ से निकल गया। जो ड्रीम था मराठाज का कि वो पूरे इंडिया पर रूल करें, दिल्ली के पावर हाउस पे, वो कहीं ना कहीं डगमगाता नज़र आता है। फिर दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चिफ्स। सरदार डायनेस्टी कौन कौन से है? होलकर, सिंधिया, गायकवाड़, भोंसले। द चीफ वर हेल्ड टुगेदर एज कॉन्फेडरेसी। ये किस टाइप का था? एक कॉन्फेडरेसी के रूप में काम करते थे अंडर पेशवा। पेशवा कौन थे? एक प्रिंसिपल मिनिस्टर हुआ करते थे। महाजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर 2 फेमस मराठा सोल्जर्स एंड स्टेट्समैन ऑफ द लेट 18th सेंचुरी। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नाना फडणवीस एंड महाजी सिंधिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। मराठास सबड्यूटेड इन सीरीज़ ऑफ वार्स। मराठा भी इस तरीके से साउथ में कर्नाटका डेट में मैसूर वार किया, उसी तरीके से यहाँ एंग्लो मराठा वार भी 3 मराठा वार हुए। एंड द थर्ड एंग्लो मराठा वार
1817 से 19 तक चला। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विथ पेंशन। तो यहाँ से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको हटा करके कानपुर में भेज देता है, कानपुर के नज़दीक बिठूर में, और उनको कहता है कि दे विल बी ग्रांटेड पेंशन। द कंपनी नाउ हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज ऑफ साउथ ऑफ विंध्यास। तो देखिए किस तरीके से एक्सपेंशन करते हैं, पूरा विंध्यास को भी कैप्चर कर लिए, उधर कर्नाटका को भी कैप्चर कर लिए हैं और इधर बंगाल को भी कैप्चर कर लिए हैं। तो इस तरीके से अपना एक्सपेंशन को बढ़ा रहे हैं। द क्लेम ऑफ पैरामाउंसी, इनका पर किस तरीके से वो एक्सपेंशन का चलता जा रहा है। तो लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल कब हैं ये, 1813 से 1823। अब न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वाज इनिशिएटेड, एक मतलब कि अलग ही तरीके क्या इससे ब्रिटिशर्स पैरामाउंसी को शो करना चाह रहे हैं। नाउ द कंपनी क्लेम्ड इट्स अथॉरिटी वाज पैरामाउंट एंड सुप्रीम। कंपनी यहाँ पर अपने आप को सबसे सुप्रीम के रूप में ट्रीट कर रही है। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड द ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट go unchallenged. For example, when the British tried to annex the small state of Kittur, कितूर कहाँ है तो आपको कर्नाटका में, रानी चिन्नम्मा took arms and led to anti-British resistance movement. एंटी-ब्रिटिश रेसिस्टेंट मूवमेंट वहाँ पे शुरू करती हैं। आगे हम लोग देखते हैं तो ये मिलता है कि she was arrested in 1824 and died in prison in 1829. देखिए हमारी रानी चिन्नम्मा जी जो थी वो कितनी बहादुरी के साथ इनके साथ लड़ती है। तो वुमेन पावर जो इनको धाराशाही इनके साइकोलॉजी को कर देती है। बट अनफॉर्चुनेटली 1824 में इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं और 1829 में इनकी शहीद हो जाती हैं। बट रायन्ना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली एट कितर, कैरिड द रेसिस्टेंस। मतलब उनकी जो एक छोटी चौकीदार है वो भी उनके रेसिस्टेंस के लिए अपनी खड़ी है। और वो कहीं ना कहीं ये इंडियन साइकोलॉजी दिखाता है कि हाउ दे वर सेविंग देयर डिग्निटी एंड एट द सेम टाइम टेरिटरी। वो उनसे लड़ने के लिए तैयार रहती है। इन 1830s, इन द लेट 1830s, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वॉरिड अबाउट रसिया। इनको इधर डर रहता है रसिया से भी। इट इमेजिन दैट रसिया माइट एक्सपेंड क्रॉस एशिया एंड इंटर इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। तो आगे देखते हैं ये फिर उस डर की वजह से दे फॉट ए प्रोलॉन्ग्ड वॉर विथ अफगानिस्तान बिटवीन 1838 to 1842 एंड इस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट रूल, कंपनी रूल। अब इसीलिए वो अफ़गानिस्तान को, सिंध को, इन सारे को जीतना चाह रहे हैं कि एज ए बफर जोन इनको इस्तेमाल करे ताकि इंडिया में रशियन को आने से पहले ही काउंटर किया जाए। तो अफ़गानिस्तान का भी वो कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं 1838 to 1842 के बीच में। सिंध को कब कर रहे हैं 1843 में। उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह ये टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फाउट विद द सिक्स किंगडम। पंजाब को भी अनेक्स कर लेते हैं 1849 में। बिकॉज महाराजा रंजीत सिंह के सामने ये लोग फिर भिगी बिल्ली बने हुए थे। बट एट द सेम टाइम आफ्टर द डेथ ये पूरा पंजाब भी कैप्चर कर लेते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में आपने सुना होगा। ये भी एक एक्सपेंशन का इनका मतलब की पॉलिसी था। इसमें क्या देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी, द फाइनल वेव ऑफ annexation under Lord Dalhousie, who was Governor General from 1848 to 1856। याद रखिएगा टाइम पीरियड, ये प्रीलिम्स में आता है। लैप्स का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। अब देखते हैं वन किंगडम आफ्टर अनदर वाज नेक्स्ट सिंपली अप्लाइंग दिस डॉक्ट्राइन। कौन कौन से हैं वो? सतारा 1848 में, से झांसी 1854 में, नागपुर 1853 में, उदयपुर 1852 में, संबलपुर 1850 में। ये याद रखिएगा, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, जस्ट मेक नोट्स, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा तो आप इसे नोट्स में बना लेंगे। फाइनली इन 1856 अवध वाज टेकन अवे। और फिर हम लोग आगे देखते हैं कि इन लार्ज बाई ह्यूमिलिएटिंग द वे इन विच नवाब वाज डिस्पोज्ड, द पीपल ऑफ अवध जॉइन द ग्रेट रिवोल्ट इन 1857। अभी ये इस टाइप की चीज़ों को देखा नहीं जाता है इंडियन से।
और 1857 में और भी बहुत सारे रीजन होता है जिसकी वजह से एक फुल फ्लेज वार होता है, जो कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। ये देखिए किस तरीके से एरिया अंडर ब्रिटिश रूल, एरिया नॉट अंडर ब्रिटिश रूल इन डिफरेंट टाइम पीरियड 1797, 1840, उसके बाद 1857 में। तो ये हमारा वो रहता है। आगे हम लोग मूव करते हैं, सेटिंग ऑफ अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो अब अपने अनुसार से इंडिया के गवर्निंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। वारेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल रहता है। इसके बाद आगे देखते हैं, बाय हिज टाइम कंपनी हैज़ अक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे। ये जो पावर है ये बंगाल में ही नहीं, बॉम्बे और मद्रास, मतलब जितने भी पोर्ट, इम्पॉर्टेंट पोर्ट एरियाज़ हैं उसको ये कंट्रोल कर लिया है। और प्रेसिडेंसीज़ के रूप में द ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। इसको प्रेसिडेंसीज के रूप में ये लोग गवर्न कर रहे हैं, टोटली प्लान्ड वे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वारेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फेयर ऑफ जस्टिस। आगे फ्रॉम 1772 to 72 a new system of justice was established. Each district have two courts, criminal courts फौजदारी अदालत और सिविल कोर्ट दीवानी अदालत। फौजदारी में अब देखते हैं आगे क्या है कि द मौलवीज एंड हिंदूज पंडित्स इंटरप्रेटेड द इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स who presided over civil court. The criminal courts were still under Kaji and Mufti but the supervision of collector. मतलब कि somewhere they are ruling only Indian को just like a puppet they are वो इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्मशास्त्र का ये कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण्स थे उनको, जो मौलवीज थे उनसे उनका जो रिलीजियस टेक्स्ट था उनके अनुसार चीज़ों को ये कर रहे हैं। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 a new Supreme Court was established while the Court of Appeals Sadar Nijamat Adalat was also set up in Kolkata। तो देख रहे हैं कि एक अपने स्टाइल का वो लोग जुडिशरी इंस्टीट्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया में डेवलप कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम द पॉलिसिंग सिस्टम वाज आल्सो स्टार्टेड। जैसे देख रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास, कलेक्टरेट। तो ये इस तरीके से आपको समझना है। अब ये द कंपनी आर्मी ये हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप इसको पढ़ करके समझने की कोशिश कीजिएगा। अब हम लोग कंक्लूजन देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिसिंग स्ट्रेंथ और किस तरीके से आप इसको एनालिसिस कीजिएगा ये भी चीज़ आपके अंदर आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी कवर करते जाऊँगा नेक्स्ट वीडियो से। कंक्लूजन The East India Company was transformed from a trading company to territorial colonial power। देखिए किस तरीके से NCERT ने आपको समझाने का कोशिश किया है। यही खूबसूरती है NCERT की कि वो आपको इतने अच्छे तरीके से समझा देता है कि कुछ कहना ही नहीं। एंड इसीलिए कहा जाता है कि ट्राई टू रीड NCERT। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको देगा, ये आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कराएगा कि किस तरीके से एजुकेशन को एक पेडागोगी के रूप में, एक साइकोलॉजिकली, साइंटिफिकली पढ़ा जाता है। आगे हम लोग देते हैं टिल द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th century ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस। कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट किस चीज़ से मिला, तो ये स्टीम टेक्नोलॉजी से, क्योंकि फास्ट ये लोग मूव कर सकते थे फिर सी के अंदर। आगे हम लोग देखते हैं टिल देन इट विल take anywhere between 6 to 8 months to travel India by sea. Steam ships reduce the journey। ठीक वही चीज़ जो अभी हम लोग कह रहे थे। आगे by 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of Indian subcontinent। तो देखिए 1857 में एक हमें रफ डाटा दिया गया है कि किस तरीके से 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन वर अंडर देयर कंट्रोल। Combined with this indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole India under its control। मतलब कि ये कहीं ना कहीं पूरे इंडिया पर अपना राज जमा लिए थे। तो दिस वाज द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर एंड हाउ वेल इट हैज़ बीन रिटन। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बेहतर समझे होंगे।
और कहीं पर कोई दिक्कत रहेगा तो आप डेफिनेटली यू कैन कमेंट, हम लोग उसको वो देखेंगे। देखिए किस तरीके से द ट्रायल ऑफ वारेन हेस्टिंग चल रहा है। एक कौन वो पेंट किया है, आर जी पोलार्ड 1789, इम्पीचमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट लास्टेड 7 years। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी ऑब्जेक्टिव है विजडम ट्री की, कि आप इसे पढ़ करके अपना विजडमफुल जो लॉजिक है उसको डेवलप कीजिए। मेंस एंड इंटरव्यू की ये तैयारी है, प्रीलिम्स की भी तैयारी है। हमेशा याद रखिए कि फैक्ट्स विथ कंसेप्ट इज़ प्रीलिम्स, कंसेप्ट with your writing skills and analytical skills, comprehending power means, and the way you are understanding and providing the answers within given time period is your interview preparation. So this is integrated approach of preparation of civil services and PPSC examination. So इसमें पढ़ाने का भी यही रीज़न है कि आप इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन के थ्रू जाइए और इसे सक्सेसफुली कंप्लीट करिए और होपफुली एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव के रूप में आइए, ताकि आप देश को, सोसाइटी को समझिए और कंट्रीब्यूट करिए पॉजिटिवली, ताकि आज जो हमारे देश की सिचुएशन हो रखी है, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं कि 70-80 एग्जामिनेशन, हर एग्ज़ाम लीक हो जाना, हर तरीके से वो हो जाना, हु आर डूइंग दिस इज़ अ कलेक्टिव फेल। एंड हमारी सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि हमारे देश में ऐसा ना हो। थैंक यू।